हेलो। हेलो। आप सबको गुरु पूर्णिमा पर बहुत बहुत आशीर्वाद। और आज गुरु पूर्णिमा पर हम लोग यह सोच लें कि हम सबको केवल सिलेक्शन ही चाहिए, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। एक बात याद रखनी है, सबसे बड़ी चीज कि सात्र एक फिलॉसफर है, सात्र ने कहा यदि हम असफल होते हैं तो उसके दोषी हम स्वयं हैं, यदि सफल होते हैं तो श्रेय मुझे मिलना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आपकी सफलता और असफलता दोनों आपके हाथ में है। और हमेशा याद रखना कि नौकरी करने का मजा तो तब है जब आईएएस में हो जाए या पीसीएस में अच्छे पद पर सिलेक्शन हो जाए। और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि मैं आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूं 10 तारीख से, अगले 4-5 दिन बाद। और मैं दावा करता हूं कि आपको मैं लिखना सिखा दूंगा, लेकिन शुरू में दिक्कत होगी आपको आंसर लिखने में। कारण यह कि आपने कभी लिखा ही नहीं, हम केवल पढ़ते चले आ रहे हैं। सोचो जरा, आपने कभी लिखा ही नहीं। हो सकता है 1 महीने आपको दिक्कत हो, उसके बाद आपकी दिक्कत, ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। एक बेस्ट एग्जांपल लेता हूं मैं, एक उदाहरण लेता हूं मैं एक ऐसे स्टूडेंट का जो लगातार 4 बार आईएएस का मेंस देने के बावजूद उसका मेंस में नहीं हो पा रहा था। वो मेरे पास आया, किस तरह मेरे मेंस में नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे लिखना नहीं आता। अब एक चीज सोचो, मेरे पास टाइम नहीं। सोचो आप, 14 दिसंबर से मेंस आईएएस का मुझसे मिला वो 24 नवंबर को। मैंने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको पढ़ा नहीं सकता। उसकी जिद थी कि वो मुझसे पढ़ेगा। उस लड़के को मैंने भगाने के लिए मैंने ये कहा कि 10 दिन में आपको आंसर लिखना सिखा दूंगा, पर शर्त यह है कि आपसे मैं 2 लाख रुपया फीस लूंगा, केवल 10 दिन का। मैं अपने क्वार्टर पर आता हूं कमरे में, और शाम को कहा जाता है कि काउंटर पर वो 1,80,000 जमा कर चुका था। अब सोचो जरा, काउंसलर ने मुझे फोन करके ये कहा कि इस लड़के ने 1,80,000 जमा कर दिया है। मैं उस बच्चे को दोबारा फोन किया, हमने कहा तुम वापस जाओ, क्योंकि मेरे पास समय है ही नहीं। पर उसकी जिद, अंततः मैं तैयार हुआ पढ़ाने के लिए, और 10 दिन में केवल उसको लिखना सिखाया। हाँ, ये अलग बात है कि मैं उसको सुबह बुलाता था, सुबह 8 बजे, और रात में छोड़ता था 8 से 9 बजे। 10 से 12 घंटे कंटिन्यूअस मैंने उसे लिखना सिखाया, और उसी बार उसका आईएएस में सिलेक्शन हो गया। एक चीज सोचो आप, जो 3 से 4 बार लगातार मेंस लिख चुका है, मेंस हो नहीं रहा है। 10 दिन में मैंने क्या किया कि उसका सिलेक्शन हो गया। मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, केवल उसको लिखना सिखाया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मैं आपसे कि जो मैं आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूं, बेशक आपको शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन हारनी नहीं है, हार नहीं माननी है। गलत होगा, मैं आंसर को फ्रेम करूंगा। आप 2 बार लिखना, आप 3 बार लिखना, आप 4 बार लिखना।
हम 10-10 बार लिखेंगे, 10 बार हम लिखेंगे, गलत होगा, होने दो। आप खुद देखना, 1.5 से 2 महीने बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। और एक बार यदि ऐसा हुआ तो फिर सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं आपसे, हम क्या पढ़ते हैं और कितना पढ़ते हैं ये सेकेंडरी है। हम आंसर को कैसे लिखते हैं ये प्राइमरी है। और हर एक चीज को आप सामान्य भाषा में पढ़ो, क्योंकि सामान्य भाषा में पढ़ी हुई चीजें कैरी हो सकती हैं। टफ लैंग्वेज में पढ़ी हुई चीजें कैरी एग्जामिनेशन हॉल तक कैरी नहीं हो सकता। इसलिए जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, दिमाग में रख लो, डू एंड डाई की स्थिति, सिलेक्शन लेना ही लेना है। एकदम हो सकता है, रुकेगा नहीं यदि आप सोच लोगे तो। और मैंने ये कहा कि ईमेल में कल मैं दे चुका हूं, एक प्रश्न डेली उस पर भेजना है और मैं मंडे से आपका आंसर चेक करूंगा। केवल एक प्रश्न, उस कॉपी पर आप सभी लोग अपना फोन नंबर, नाम लिखोगे, ताकि शुरू में 10 दिन गलतियां होगी, उसके बाद जब किसी बच्चे के आंसर में ज्यादा गलतियां होगी तो मैं उस बच्चे से बात करूंगा कि क्या प्रॉब्लम है, दिक्कत क्या हो रही है, क्यों नहीं लिख पा रहे हो, मैं आपकी कमियां बताऊंगा। अब मुझे पूरा विश्वास है कि 2 से 3 महीने बाद आप खुद कहोगे कि सर अब सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं ये प्रीलिम्स की बात करूं, प्रीलिम्स में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। और प्रीलिम्स केवल 3 महीना कमरे में बंद हो जाओ, दिन रात एक कर दो, प्रीलिम्स हो जाएगा। थोड़ी सी हमको सबको मेंस के लिए काम करना होगा। चलो बात करते हैं, मैं टॉपिक पर आता हूं। आज हम बात करेंगे, प्रियम्बल में कहा गया अवसर की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता की बात की गई है। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। अवसर की समानता का अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को विकास करने का समान अवसर मिलेगा। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को विकास करने का समान अवसर उपलब्ध होना। अब सोचो, सभी को विकास करने का समान अवसर उपलब्ध हो तो उसे कहते हैं अवसर की समानता। अब एक प्रश्न कि समानता को अवसर की समानता के रूप में, अवसर की समानता के रूप में स्वीकार क्यों? जब हम समानता की बात करते हैं तो समानता को अवसर की समानता के रूप में स्वीकार क्यों किया गया? हमेशा ध्यान देने वाला रीजन क्या था? क्योंकि पहला रीजन कि हर व्यक्ति की योग्यता समान नहीं होती। व्यक्ति की योग्यता
हमेशा याद रखना, अवसर की समानता को स्वीकार किया गया क्योंकि हर व्यक्ति की योग्यता समान नहीं होती, योग्यता में अंतर है। यदि समानता को अक्षरशः समानता के रूप में, अक्षरशः समानता के रूप में स्वीकार किया जाता तो जो लोग दक्ष हैं या जो लोग सक्षम हैं विकास की दौड़ में आगे निकल जाएंगे हमेशा, और अन्य लोग विकास की दौड़ में पीछे छूट जाएंगे। और जो विकास की दौड़ में आगे निकलेगा वह उपलब्ध अवसरों को कैच करेगा, वह संसाधनों का उपयोग करेगा और निरंतर वह विकास की दौड़ में आगे निकलता चला जाएगा। जैसे हम एक बात करें, एक बालक, एक वृद्ध, एक युवा की बात करें। बालक, वृद्ध और युवा सबकी क्षमता में अंतर है। यदि समानता को अक्षरशः समानता के रूप में, अक्षरशः समानता के रूप में स्वीकार किया जाता तो स्वाभाविक है वृद्ध और बालक उस दौड़ में पीछे छूट जाएंगे। युवा की क्षमता ज्यादा है, वो दौड़ में सबसे आगे दौड़ेगा। वो उस कंडीशन में क्या होगा, कुछ लोग विकास की दौड़ में पीछे छूट जाएंगे। अब जो व्यक्ति पीछे छूट गया उसको लिफ्ट कराना है, ऊपर उठाना है ताकि वह भी विकास करे। इसलिए यह कहा जाता है कि समानता को हमेशा अवसर की समानता के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। अब सोचो, अवसर की समानता को मूर्त रूप देने के लिए तर्कसंगत भेदभाव की बात की गई है। तर्कसंगत भेदभाव, और तर्कसंगत भेदभाव के एक रूप है आरक्षण, रिजर्वेशन। क्योंकि अवसर की समानता को मूर्त रूप दिलाने के लिए तर्कसंगत भेदभाव पर बल दिया गया है। रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन और रिजर्वेशन तर्कसंगत भेदभाव का एक रूप है। ध्यान देना, ये जो है रिजर्वेशन है, ये तर्कसंगत भेदभाव का एक रूप है। इसीलिए अवसर की समानता को मूर्त रूप देने के लिए आरक्षण को स्वीकार किया जाता है। और आरक्षण सोशल इंजीनियरिंग का एक सशक्त हथियार है। दूसरी चीज, मान लिया जाए, हमेशा ध्यान दो इस बात को कि यदि समानता को अक्षरशः समानता के रूप में स्वीकार किया जाए तो योग्यता की उपेक्षा हो जाएगी। हमेशा ध्यान दें इस बात को, समानता को अक्षरशः समानता के रूप में स्वीकार किया जाए तो योग्यता की उपेक्षा हो जाएगी। क्यों? जैसे एक इंजीनियर और एक मजदूर को एक समान वेतन दिया जाए तो इंजीनियर कभी भी अपनी योग्यता का विकास नहीं करेगा। परिणामतः समाज और राष्ट्र दोनों का विकास बाधित हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था में समानता की वकालत करते हुए भी एक इंजीनियर, एक मजदूर के वेतन में अंतर किया जाता है, और इंजीनियर को ज्यादा वेतन दिया जाता है और मजदूर को कम वेतन दिया जाता है। यह जो वेतन में डिफरेंस है, अंतर है, इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि योग्यता का विकास हो। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान में समानता को अवसर की समानता के रूप में स्वीकार किया गया है। पर एक प्रश्न उठा, जब हम अवसर की समानता की बात करते हैं
तो अक्सर देखा होगा। प्रश्न ये है, वैश्वीकरण एवं अवसर की समानता वर्सेस, ये कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन वर्सेस अवसर की समानता। दोनों में बेसिक डिफरेंट क्या है? हमेशा ध्यान दो, प्रश्न ये है, क्या वैश्वीकरण के युग में अवसर की समानता मूर्त रूप लेगी या नहीं लेगी? क्या वैश्वीकरण ने अवसर की समानता को खंडित कर दिया है या नहीं किया? देखो आप, हम जब वैश्वीकरण की बात करते हैं तो वैश्वीकरण हमेशा निजीकरण की बात करता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये निजीकरण की बात करता है और निजी क्षेत्र आरक्षण का विरोध करता है। क्यों करता है? क्योंकि निजी क्षेत्र लाभ को महत्व देता है और लाभ के लिए यह योग्यता की बात करता है, इसलिए वह रिजर्वेशन का विरोध करता है। प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन नहीं देता है। इसका मतलब यह है कि वैश्वीकरण के युग में आरक्षण का विरोध किया जाता है, लेकिन हम अवसर की समानता की बात करें, इसके लिए तर्कसंगत भेदभाव की बात की जाती है और तर्कसंगत भेदभाव के रूप में हम आरक्षण की बात करते हैं। इसका मतलब यह है कि अवसर की समानता को मूर्त रूप देने के लिए रिजर्वेशन एक अस्त्र है, किंतु ये जो वैश्वीकरण है या तो आरक्षण का विरोध करता है। इसका मतलब क्या चीज है? यदि ये वैश्वीकरण आरक्षण का विरोध करता है, अवसर की समानता को मूर्त रूप देने के लिए आरक्षण की वकालत की जाती है, इसका मतलब यह है कि जहां वैश्वीकरण की बात की जाएगी वहां अवसर की समानता उपेक्षित हो जाएगी, और जहां अवसर की समानता की बात करेंगे वहां वैश्वीकरण उपेक्षित हो जाएगा। इसे यह कहा जाता है कि दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। हमेशा ध्यान दो, यह कहा जाता है कि वैश्वीकरण और अवसर की समानता दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि वैश्वीकरण आरक्षण का विरोध करता है, क्योंकि वैश्वीकरण निजीकरण की बात करता है और निजी क्षेत्र लाभ की बात करता है। जहां लाभ की बात उठेगी वह आरक्षण का विरोध होगा, किंतु अवसर की समानता को मूर्त रूप देने के लिए तर्कसंगत भेदभाव की बात की जाती है और तर्कसंगत भेदभाव के लिए रिजर्वेशन की बात की जाती है। इसलिए कहा जाता है कि वैश्वीकरण और अवसर की समानता साथ साथ नहीं चल सकते। अब हम दूसरी चीज बात करें, सबसे बड़ी चीज कोविड-19 वर्सेस अवसर की समानता। कहा जाता है कोविड-19 ने क्या किया? अवसर की समानता को खंडित कर दिया है। आखिर क्यों? कारण क्या है? आवश्यकता क्यों पड़ी? ध्यान सुने इस बात को। हो सकता देखा जाए कोविड-19 के युग में हमेशा यह कहा जाए, कोविड-19 के युग में ऑनलाइन एजुकेशन की बात की जा रही है। ऑनलाइन एजुकेशन, इसके लिए स्मार्टफोन एवं इंटरनेट
स्मार्टफोन एवं इंटरनेट आवश्यक है। हमेशा ध्यान दो, कोविड-19 के युग में गवर्नमेंट ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रही है। जब ऑनलाइन एजुकेशन की बात उठेगी तो इसके लिए स्मार्टफोन चाहिए और इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए। अब एक ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के पास न तो स्मार्टफोन है और न तो इंटरनेट की सुविधा है। परिणाम क्या हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन में पिछड़ते चले जाएंगे। तो एक प्रकार का ऑनलाइन एजुकेशन गैप पैदा हो गया। ऑनलाइन एजुकेशन गैप, डिजिटल एजुकेशन जो गैप पैदा हुआ है, गैप कि गांव में रहने वाले लोगों के पास न तो स्मार्टफोन है और न तो इंटरनेट का कनेक्शन है। आप सोचो, शहरों में रहने वाले लोगों के पास स्मार्टफोन भी है और इंटरनेट का कनेक्शन भी है, तो शहर के लोग ऑनलाइन एजुकेशन का ज्यादा लाभ उठाएंगे। गांव के लोग ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ नहीं उठा पाएंगे। परिणामतः शहर और गांव के बीच एक गैप पैदा हो गया। यह जो अंतराल पैदा हुआ, इसका क्या नुकसान होगा कि सारी पृष्ठभूमि के बच्चे अवसर की समानता को कैश करेंगे और गांव के स्टूडेंट अवसर की समानता से वंचित हो जाएंगे। परिणामतः क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए समानता खोखली हो जाएगी, क्योंकि उन्हें वो सुविधा मिली ही नहीं जो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जरूरी है। पहली चीज, इसका मतलब ये है कोविड-19 के कारण क्या हुआ, अवसर की समानता का लाभ सभी को नहीं मिल रहा है। यह ऑनलाइन जो एजुकेशन का अवसर क्रिएट हुआ, हर कोई इस अवसर को कैच नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए, आपने देखा होगा एक एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर है, निजी क्षेत्र, और दूसरा सरकारी, हम स्कूल की बात करें। जो प्राइवेट सेक्टर है, ये निजी क्षेत्र ऑनलाइन एजुकेशन की बात तो कर दिया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो निजी क्षेत्र के स्कूल हैं, स्कूल ये अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। अब एक चीज सोचो आप, दूसरी चीज, ये जो सरकारी स्कूल हैं, इनके पास डिजिटल एजुकेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब क्या होगा, जो प्राइवेट स्कूल हैं, इनके पास बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, इसमें पढ़ने वाले बच्चे एजुकेशन को प्राप्त करेंगे और निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल है, यहां डिजिटल एजुकेशन के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। जब बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे पिछड़ते जाएंगे। अब सोचो कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे पास हुए, सरकारी स्कूल के बच्चे भी पास हो रहे हैं, पर ये बच्चे इनसे काफी पीछे छूट गए, क्योंकि इनके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। इससे ये ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। परिणामतः इन दोनों स्कूलों के बच्चों के बीच 6 से 7 महीने का गैप पैदा हो जाएगा। अब सोचो, प्राइवेट स्कूल से पास आउट बच्चे और गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट बच्चे, दोनों को आप कंपटीशन के क्षेत्र में उतार दो तो क्या होगा, ये जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे सक्सेस होंगे और दूसरे सरकारी स्कूल के बच्चे असफल हो जाएंगे। इसका देखा जाए कि
कि कोविड-19 के कारण क्या हुआ। अवसर की समानता की बात करें, गांव के बच्चे अवसर की समानता से वंचित हो जा रहे हैं और शहर के बच्चे उस समानता को कैच करते हैं। नंबर 2 कि ये जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं ये तो आगे निकल जाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पिछड़ जाएंगे। कंपटीशन होगा, रेस होगा, लेकिन रेस में जीतेगा कौन? शहरी पृष्ठभूमि के बच्चे या प्राइवेट स्कूल के बच्चे। स्वाभाविक है गांव पूर्णतः पिछड़ जाएगा या ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पिछड़ जाएंगे। ऐसे कंडीशन में अवसर की समानता ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए संभव नहीं हो पाएगी और न तो गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट बच्चों के लिए अवसर की समानता मूर्त रूप ले पाएगी। इसे यह कहा गया था कि कोविड-19 की बात करें हम लोग, कोविड-19 के कारण अवसर की समानता एक वर्ग विशेष का विशेषाधिकार बन गया। ध्यान देना इस बात को। यहां से प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न बनेगा कि कोविड-19 के कारण अवसर की समानता एक वर्ग विशेष का विशेषाधिकार बन गया है, स्पष्ट करें। एक चीज, ये जो कोविड-19 है, कोविड-19 के कारण अवसर की समानता एक वर्ग विशेष का विशेषाधिकार बन गया है, प्रिविलेज बन गया है। इसका मतलब ये है कि अवसर की समानता तो मिली है। फॉर एग्जाम्पल, आप सबको आईएएस बनने का अधिकार है, सबको अवसर मिलेगा आईएएस बनने का, लेकिन आईएएस आईएएस वही बनेगा जिन्हें अच्छी एजुकेशन मिले। अच्छी एजुकेशन उसे मिलेगी जो शिक्षा की कीमत चुका सकता है। स्वाभाविक है अमीर वर्ग शिक्षा की कीमत चुकाने में सक्षम है, तो वह आईएएस बनने का अवसर जो उसे मिला है उसे कैश करेगा। पर गरीबों के पास पैसे नहीं है। अब देखो, अब वो शिक्षा की कीमत चुकाने में सक्षम है ही नहीं। परिणाम क्या होगा? वह अवसर की समानता को कभी भी कैश नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यह है आईएएस बनने का अधिकार एक तरह से मिला तो सबको है, पर इन अवसरों को केवल अमीर वर्ग के बच्चे कैश करते हैं। गरीब वर्ग के बच्चे तो इससे बाहर हो जाते हैं। उसी तरह विशेषाधिकार बन गया है। स्पष्ट करें, मैं इस क्वेश्चन को केवल हिट कर रहा हूं, ये क्यों ये कहा जा रहा है कि राइट से विशेषाधिकार है? क्योंकि हमेशा ध्यान दो इस बात को, किस आधार पर कहा जा रहा है कि अवसर की समानता एक वर्ग विशेष का विशेषाधिकार? क्योंकि नंबर 1, कोविड-19 के कारण ऑनलाइन एजुकेशन की बात की जा रही है और ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ वही उठा सकता जिसके पास स्मार्टफोन हो और नेट हो। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के पास न तो स्मार्टफोन है न तो इंटरनेट की सुविधा है। वो बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। संभव है फ्यूचर में वो सुसाइड कर लें। दूसरी चीज कि अभी जो बात हो रही थी प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट स्कूल के पास डिजिटल एजुकेशन के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इससे प्राइवेट स्कूल के पास आउट बच्चे इस समानता को कैश करेंगे, गवर्नमेंट स्कूल के पास आउट बच्चे 1 साल पीछे हो जाएंगे, इस समानता को कैश करने से वंचित हो जाएंगे। इसलिए यह कहा जाता है कि जो इसे कैश करने में सक्षम होगा उसके लिए तो यह प्रिविलेज बन गया, विशेषाधिकार बन गया है। प्रश्न इस तरह पूछे जाएंगे, आगे मैं डिस्कस करूंगा। मान लिया जाए प्रश्न यह बन सकता है कि
वैश्वीकरण के युग में प्रस्तावना में उल्लिखित अवसर की समानता का मूल्यांकन करें। इसका मतलब यह है कि वैश्वीकरण के युग में अवसर की समानता मूर्त रूप लेगी या नहीं लेगी। प्रश्न इस तरह पूछे जाएंगे आपसे। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अगला जो क्वेश्चन बनेगा, पहली चीज कि हमेशा ध्यान दो, भारतीय संविधान में समानता को अवसर की समानता के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान में समानता को अवसर की समानता के रूप में स्वीकार किया गया है। कारण स्पष्ट करें। तो आपको करना क्या है, वो दो जो पॉइंट उसकी व्याख्या कर देनी है कि मूलतः कारण क्या है। इतनी बातें केवल लिखनी है इन प्रश्नों में। अगली बात देखो आप, हमारे प्रेम्बल में क्या कहा गया है। प्रश्न को लिखो। आप जब मेरी क्लास खत्म होगी तब प्रश्नों को सोचोगे कि आंसर कैसे लिखा जाएगा। और जब मैं टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनोगे तो मुझे लगता है इन प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा। और कल मैं ये कहा, मैं रोज कहूंगा आपसे कि यूपीएससी कभी भी प्रश्न रिपीट नहीं करेगा। अगली चीज देखा होगा, प्रेम्बल में कहा गया है प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा। यह गरिमा का अर्थ क्या है? गरिमा का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तित्व का सम्मान किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान किया जाए, ये गरिमा की बात करें। तथा भेदभाव की समाप्ति हो। जैसे किसी भी व्यक्ति की गरिमा में जीवन के विकास की बात करें। गरिमा, गरिमा का मतलब होता है व्यक्तित्व का सम्मान हो। हम उसकी पर्सनालिटी को महत्व दें, छुआछूत ना हो, किसी व्यक्ति को उपेक्षा का शिकार ना बनाया जाए। हमेशा ध्यान दो, ये हम गरिमा की बात करते हैं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा तभी सुरक्षित रहेगी, हमेशा ध्यान दो, गरिमा तभी सुरक्षित रहेगी जब उसे स्वतंत्रता उपलब्ध हो और बंधुता का भाव हो। एक बात याद रखना है कि गरिमा तभी सुरक्षित रहेगी तभी सुरक्षित जब पहली चीज स्वतंत्रता उपलब्ध हो। इसमें दो चीजें, आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
हमेशा ध्यान दो इस बात को। हम दूसरी चीज बात करें, हमेशा व्यक्तित्व का विकास हो, व्यक्तित्व का विकास, इसके लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता, जैसे अनुच्छेद 21 के ए। हम तीसरी चीज बात करें, भेदभाव समाप्त हो हमेशा, और छुआछूत समाप्त हो, मतलब बंधुता की भावना हो। संविधान में देखा जाए अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद हम 17 की बात करें, 18 में उपाधियों का अंत और 17 में छुआछूत का अंत। ये बातें देखो आप, कहा यह जाता है किसी व्यक्ति की गरिमा तभी सुरक्षित रहेगी जब तीन बातें स्वतंत्रता उपलब्ध हो, अर्थात अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उपलब्ध हो, व्यक्तित्व का विकास हो, इसके लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देना, आर्टिकल 21 के ए में बंधुता की भावना का विकास हो, और यह कहा जाता है बंधुता के लिए सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की वकालत की जाती है। हमेशा ध्यान देना इस बात को। गरिमा तभी सुरक्षित जब स्वतंत्रता उपलब्ध हो, अर्थात अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को प्राप्त हो, व्यक्तित्व का विकास हो, और व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा एक प्राथमिक शर्त है। तीसरी चीज, हम बंधुता की भावना की बात करें। बंधुता की भावना के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की जाए, तथा अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है, और अनुच्छेद 17 में छुआछूत के निवारण की बात या अंत की बात की गई है। तब तो हमारी गरिमा क्या होगी? सुरक्षित रहेगी। अब एक प्रश्न, व्यक्ति की गरिमा पर बल क्यों दिया गया? अतः प्रियम्बल में गरिमा पर इतना बल क्यों दिया गया? प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने वाली बंधुता की बात की गई है। तो गरिमा पर इतना बल क्यों दिया गया? हमेशा ध्यान दो इस बात को। प्रस्तावना में प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा पर बल, क्योंकि कारण क्या है? अर्थात हम प्रियम्बल में गरिमा की बात क्यों करते हैं? जरूरी क्यों है गरिमा? एक बात याद रखना है, हमेशा ध्यान दो इस बात को। गरिमा कब? सबसे बड़ी चीज तो यही है, व्यवस्था की सफलता तभी संभव जब व्यवस्था में, जब व्यवस्था को आम जनता का समर्थन प्राप्त हो। इसके लिए व्यक्ति की गरिमा की सुरक्षा आवश्यक। हमेशा ध्यान देना इस बात को। प्रत्येक व्यक्ति कहा जाता है एक व्यवस्था में रहता है,
और व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आम जनता उस व्यवस्था को किस अनुपात में सपोर्ट कर रहा है। और जनता किसी व्यवस्था को सपोर्ट तभी करेगी जब उस व्यवस्था में उस व्यक्ति की गरिमा सुरक्षित हो। और गरिमा सुरक्षित तभी रहेगी जब उसे स्वतंत्रता और अधिकार उपलब्ध हो तथा एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण हो। इसे यह कहा जाता है, यदि किसी व्यवस्था में व्यक्ति की गरिमा पर चोट पहुंचती है तो व्यक्ति उस व्यवस्था में विश्वास करना बंद कर देगा, अंततः उस व्यवस्था को सपोर्ट नहीं करेगा। परिणाम स्वरूप वह व्यवस्था असफल हो सकती है। इसे यह कहा जाता है, व्यक्ति की गरिमा आवश्यक है। हम दूसरी चीज बात करें, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने वाली बंधुता तभी संभव जब गरिमा पर बल दिया जाए। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने वाली बंधुता तभी संभव, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने वाली बंधुता तभी संभव जब व्यक्ति की गरिमा सुरक्षित हो। मान लिया जाए किसी समाज या राष्ट्र में व्यक्ति की गरिमा सुरक्षित नहीं है तो व्यक्ति कभी भी उसे सपोर्ट नहीं करेगा। इसका परिणाम यह होगा कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुरक्षित नहीं रहेगी। अब एक चीज सोचो जरा, हमेशा एक प्रश्न उठा, हम जब गरिमा की बात करते हैं तो क्या कोविड-19 के कारण व्यक्ति की गरिमा सुरक्षित है? कोविड-19 के कारण अधिकांश लोगों की गरिमा असुरक्षित हो गई। तो प्रश्न यह उठा, कोविड-19 एवं व्यक्ति की गरिमा। देखो आप, कोविड-19 एवं हम व्यक्ति की गरिमा की बात करें, ये कहा जाता है कोविड-19 वर्सेस व्यक्ति की गरिमा, कि क्या कोविड-19 के कारण व्यक्ति की गरिमा सुरक्षित है या नहीं है। एक बात याद रखना है, कोविड-19 के कारण व्यक्ति की गरिमा पर सबसे ज्यादा चोट पहुंची है। इसका मतलब यह है, कोविड-19 के कारण व्यक्ति की गरिमा पर चोट, क्योंकि नंबर 1, कोविड ने, हमेशा ध्यान दो, किसी व्यक्ति की गरिमा तभी सुरक्षित रहेगी जब उसकी आजीविका सुरक्षित हो। इसका मतलब यह है, गरिमा सुरक्षित रहने के लिए आजीविका का सुरक्षित होना आवश्यक। इसके लिए क्या चाहिए? रोजगार एवं खाद्य सुरक्षा चाहिए। जब फूड सिक्योरिटी बनी रहेगी और व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध रहेगा तो व्यक्ति की आजीविका सुरक्षित रहेगी।
जब व्यक्ति की आजीविका सुरक्षित होगी, जब व्यक्ति की आजीविका सुरक्षित होगी तो उसका रोजगार क्या होगा? सुरक्षित रहेगा। हमेशा ध्यान दो, उसकी गरिमा सुरक्षित रहेगी। याद रखना है, किसी व्यक्ति की गरिमा तभी सुरक्षित रहेगी जब उसकी आजीविका सुरक्षित हो। जैसे एग्जांपल लूं, जो व्यक्ति भूख से मर रहा है उसके लिए रोटी प्राइमरी है, उसकी गरिमा सेकेंडरी है। किसी की गरिमा को खंडित करने का सबसे आसान तरीका यह है कि उसकी आजीविका से उसे छीन लो। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, सर्वोच्च न्यायालय ने, कि किसी की गरिमा को खंडित करने का सबसे आसान तरीका यह है कि उसकी आजीविका को छीन लिया जाए। और जब आजीविका छीन ली जाएगी तो स्वाभाविक है वो भूख से त्रस्त होगा, उसकी गरिमा में जीवन खंडित हो जाएगा। अब एक चीज सोचो आप, इसका अर्थ यह है कि गरिमा को सुरक्षित करने के लिए आजीविका का सुरक्षित होना आवश्यक है। और आजीविका तभी सुरक्षित होगी जब रोजगार एवं खाद्य सुरक्षा हो। अब एक प्रश्न, हमेशा ध्यान देना इस बात को याद रखना है, कोविड-19 के कारण क्या हुआ? बड़े पैमाने पर गरीबी एवं बेरोजगारी। बड़े पैमाने पर गरीबी एवं बेरोजगारी में वृद्धि हुई। अब सोचो जरा, इतने बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हो गए। बस ये पॉइंट याद रखना है, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप यूपीएससी का प्रश्न देखो। मैं आपसे बार बार कहता हूं, एक भी प्रश्न में पॉलिटी का बाहर नहीं जाने दूंगा, बल्कि सोच एक डेवलप कर दूंगा आपको कि सोचना किस दिशा में है। यदि आपकी थिंकिंग पावर डेवलप नहीं हो पाई तो यकीन करो हम यूपीएससी कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब कुछ रटा नहीं जा सकता। मैं एक केवल तरीका बता रहा हूं। हो सकता है जब आप मेंस लिखोगे तो कोई नई घटना घट जाए, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अभी तो मैं कोविड-19 का एग्जांपल लेके चल रहा हूं, और सभी लोग कोविड-19 से परिचित हो तो आपको बेसिक चीजें समझ में आ रही हैं। हो सकता है ये चेंज हो जाए, कोई और घटना घट जाए, तो कैसे सोचना है। तो मैंने ये कहा कि कोविड-19 के कारण व्यक्ति की गरिमा पर चोट पहुंची है। क्यों? क्योंकि बड़े पैमाने पर गरीबी एवं बेरोजगारी में वृद्धि हुई। और जब गरीबी और वृद्धि होती है तो हमेशा याद रखना कि व्यक्ति की गरिमा क्या होती है? असुरक्षित होती है। हम दूसरी चीज बात करें, हमेशा मजदूरों के सामने क्या संकट पैदा हुआ? हमेशा प्रवासी मजदूरों के समझ अस्तित्व का संकट पैदा हो गया। के समक्ष आपने देखा होगा, लाखों श्रमिक पैदल चल पड़े अपने घरों की ओर। उन्हें लगा कि इस मेट्रो सिटी में या जिस शहर में काम करते हैं शायद वो वहां सुरक्षित नहीं है। और जब किसी व्यक्ति के सामने अस्तित्व का संकट पैदा हो जाता है तो उसकी गरिमा खंडित हो जाती है। क्योंकि गरिमा मेरी तभी सुरक्षित रहेगी जब मैं निडर रहूं, मेरे अंदर कोई डर ना हो, अस्तित्व का संकट कभी ना पैदा हो। पर कोविड-19 के कारण प्रवासी मजदूरों के सामने अस्तित्व का संकट पैदा हो गया। और जब अस्तित्व का संकट पैदा होगा तो उनकी गरिमा असुरक्षित हो जाएगी। तीसरी चीज, गरिमामय जीवन के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय जरूरी है। गरिमामय जीवन के लिए सामाजिक एवं आर्थिक न्याय आवश्यक, किंतु
कोविड-19 के कारण, कोविड-19 के कारण सामाजिक और आर्थिक न्याय खंडित। सामाजिक एवं इसका मतलब ये है, हमारी गरिमा में जीवन की हम बात करें, गरिमा में जीवन तभी जब सामाजिक और आर्थिक न्याय मूर्त रूप ले सके। किंतु कोविड-19 के कारण सामाजिक और आर्थिक न्याय हमारा दोनों खंडित हो गया। मैंने क्या कहा? लॉकडाउन के कारण बड़े पैमाने पर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, महिलाओं की गरिमा असुरक्षित। आप सोचो जरा, कितने लोग पैदल यात्रा के दौरान मर गए। अगला प्रश्न, जब व्यक्ति के सामने अस्तित्व का संकट पैदा होता है तो फिर व्यक्ति की गरिमा खंडित हो जाती है। यही हुआ। इसका मतलब यही है कि कोविड-19 ने व्यक्ति की गरिमा पर सबसे ज्यादा चोट पहुंचाया है। और बड़ा सा रीजन देखा जाए, एक मानवीय संकट पैदा कर दिया, एक मानवीय आपदा पैदा कर दिया इसने। इसका मतलब नंबर 4, कोविड-19 के कारण मानवीय संकट एवं मानवीय आपदा अब एक चीज सोचो, यदि मानवीय संकट, मानवीय आपदा की स्थिति पैदा होगी तो व्यक्ति की गरिमा सुरक्षित नहीं रह पाएगी। इसे यह कहा जाता है कि कोविड-19 के कारण व्यक्ति की गरिमा कैसे असुरक्षित रही। हमेशा ध्यान दो इस बात हो। अब देखो, आप कोविड-19 के कारण व्यक्ति की गरिमा पर चोट पहुंची क्योंकि बड़े पैमाने पर गरीबी, बेरोजगारी में वृद्धि, प्रवासी मजदूरों के समस्त अस्तित्व का संकट। नंबर 3 और नंबर 4 की बात करें, प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है आपसे, कोविड-19 के प्रभाव के आलोक में प्रस्तावना में उल्लिखित व्यक्ति की गरिमा का परीक्षण करें। इसका मतलब यह है कि कोविड-19 के कारण व्यक्ति की गरिमा खंडित हुई या सुरक्षित रही। हमेशा गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी आर्थिक नीतियों का निर्माण किया, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे आगे चल करके। ये नीतियां व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने में किस तरह सहायक साबित हो रही हैं, या हैं या नहीं हैं, कुछ भी नहीं पता यूपीएससी क्या पूछेगा। बस जैसे हो सकता है आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कोविड-19 के कारण प्रस्तावना में वर्णित आदर्श की प्राप्ति अत्यंत कठिन हो गई। इस कथन का आलोचनात्मक समीक्षा करें तो प्रियम्बल में जितनी बातें की गई हैं उन सब का उल्लेख करना होगा कि कोविड-19 के कारण किस तरह व्यक्ति की गरिमा असुरक्षित हुई है।
या प्रेम्बल में उल्लिखित आदर्श की प्राप्ति कैसे कठिन हो गई है। हमेशा देख रहे हो आप प्रेम्बल में क्या क्या कहा जा रहा है और कोविड-19 के कारण किस तरह की समस्या खड़ी हो रही है। गरिमा, अब देखो आप प्रेम्बल में अंतिम जो शब्द है, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने वाली बंधुता, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने वाली हम बंधुता की बात करें, इसमें एक शब्द है कि हमेशा एकता और अखंडता की बात किया जाए। हमेशा ध्यान दो, संविधान की प्रस्तावना में पहले अखंडता शब्द नहीं था। बाद में अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, क्योंकि हमेशा ध्यान देना, ये जो अखंडता शब्द है पहले हमारे प्रेम्बल में था ही नहीं। हमारे प्रेम्बल में केवल एकता शब्द था और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। हमारे प्रेम्बल में पहला जो शब्द था समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्षता और तीसरा जो शब्द था अखंडता। पहले हमारे संविधान में एकता शब्द था, अखंडता शब्द तो था ही नहीं। पर एक बात याद रखना है, बाद में अखंडता शब्द जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? आवश्यकता क्या थी अखंडता शब्द को जोड़ने की? तो याद रखना, रीजन क्या था, पहला कारण क्या था? संविधान में एकता की बात तो की गई है। एकता से केवल यह इंगित होता है कि अभी हम एक हैं, पर बाद में खंडित हो सकते हैं। तो एकता शब्द अखंडता की गारंटी नहीं है। अब सोचो आप, तो भारत को अखंड बनाए रखने के लिए, अखंड बनाए रखने के लिए अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ध्यान देना, पहले प्रेम्बल में एकता शब्द था। एकता का अर्थ यह था कि अभी हम एक हैं, पर एकता शब्द इस बात की गारंटी नहीं था कि फ्यूचर में भी एक बने रहेंगे, हम भविष्य में भी एक बने रहेंगे। हो सकता है भविष्य में खंडित हो जाए। तो भारत की एकता को बनाए रखने के लिए, राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए अखंडता शब्द जोड़ा गया। अखंडता शब्द जोड़ा गया। और ध्यान देना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। हमेशा भारत राज्यों का एक संघ है। और संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया संघ के लिए, यूनियन। और यूनियन शब्द के 2 मीनिंग हैं। नंबर 1, भारत संघ राज्य के समझौते का परिणाम नहीं है। और नंबर 2, किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार भी नहीं है। तो संविधान में जो अनुच्छेद 1 कहता है, 1 कि भारत राज्यों का संघ है और किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, यह सेंटेंस अपने आप में भारत की अखंडता को इंगित करता है। लेकिन उस अखंडता शब्द को प्रेम्बल में जोड़ दिया गया ताकि उसका स्पष्टीकरण हो जाए, क्योंकि प्रेम्बल प्रस्तावना संविधान का मार्गदर्शक है। दूसरी चीज, भारत हमेशा
आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता दे रहा था, आत्मनिर्णय के अधिकार को निरंतर मान्यता दे रहा था, और वैश्विक संदर्भ में भी आत्मनिर्णय की बात की जा रही थी। तो प्रश्न यह उठा, यदि भारत आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देता है, तो भारत के संदर्भ में यदि कोई राज्य आत्मनिर्णय की बात करेगा तो भारत मना कैसे कर सकता है? इसलिए प्रेमबल में अखंडता शब्द जोड़ दिया गया कि बेशक आत्मनिर्णय की मांग करो, लेकिन अखंडता शब्द है, और हम संविधान के दायरे में रह के बात करेंगे, हम संविधान से बाहर नहीं जाएंगे। और हमारा संविधान क्या कहता है कि किसी को अलग होने का अधिकार है ही नहीं। इसे देखा जाए कि प्रस्तावना में अखंडता शब्द को जोड़ दिया गया। प्रश्न ये उठता है, अखंडता शब्द पहले नहीं था, बाद में अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। रीजन क्या था? दो महत्वपूर्ण कारण थे। पहला कारण क्या था कि एकता शब्द से यह इंगित नहीं होता है कि देश भविष्य में भी एक बना रहेगा, हो सकता भविष्य में अलग हो जाए। तो भविष्य में राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए अखंडता शब्द जोड़ दिया गया। यद्यपि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, और संघ के लिए अंबेडकर ने यूनियन शब्द का प्रयोग किया है, और उसके दो मीनिंग है कि भारत संघ राज्यों के समझौते का प्रतिफल है ही नहीं। जब समझौते का प्रतिफल नहीं है तो किसी भी राज्य को समझौता तोड़ने का अधिकार भी नहीं है। इसे कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता। चूंकि ये संविधान के अनुच्छेद 1 में बातें कही गई हैं, तो उसका स्पष्टीकरण करने के लिए अखंडता शब्द को जोड़ दिया गया। और नंबर 2, भारत आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता दिया था। तो प्रश्न ये उठा, यदि भारत आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता दे चुका है, तो जब फ्यूचर में अपने ही देश में आत्मनिर्णय की मांग उठेगी तो भारत क्या करेगा? तो भारत प्रेमबल में अखंडता शब्द जोड़ दिया गया कि ठीक है, आपको आत्मनिर्णय का अधिकार है, पर हम संविधान के दायरे में रहकर बातें करेंगे। इसीलिए जब नॉर्थ ईस्ट का कोई राज्य कहता मैं अलग होना चाहता हूं, तो हमारे पीएम महोदय कहते हैं कि हम संविधान के दायरे में रहकर बात करेंगे। और संविधान में तो अखंडता शब्द की बात की गई है। और केशवानंदवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संविधान का यदि कोई पहलू अस्पष्ट है तो प्रस्तावना का सहारा लेना चाहिए। अब ध्यान देना इस बात को। इसीलिए एकता के साथ अखंडता की बात कर दी गई। अब एक प्रश्न उठा, हमेशा ध्यान दो इस बात को। अब तक शासन व्यवस्था का जो लक्ष्य था, अब एक संविधान को स्वीकार करने की तिथि की बात की गई है। तो क्या कहा था हमारा संविधान? हम संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। इसका मतलब यही है, हम संविधान को स्वीकार करते हैं, हम संविधान से अनुशासित होंगे। और आत्मार्पित का मतलब यही है, हम संविधान को अपनी आत्मा को अर्पित कर देते हैं। अर्थात हम अपनी आत्मा संविधान को अर्पित करते हैं। जब हम अपनी आत्मा संविधान को अर्पित करेंगे तो हमारा जो संविधान है वो पवित्र दस्तावेज बन जाएगा। और जब पवित्र बन जाएगा तो स्वाभाविक है, लोग संविधान में उल्लिखित प्रावधानों का अनुपालन करेंगे, क्योंकि पवित्र है वो। क्योंकि सबने अपनी आत्मा अर्पित की है संविधान को, और संविधान पवित्र है। इससे जो जो संस्थाएं संविधान से शक्ति प्राप्त करती हैं, वो सारी संस्थाएं पवित्र है।
चूंकि सदन को लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, सभी को शक्ति मिलती है संविधान से। ऐसे लोकसभा और राज्यसभा को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है और उन्हें पवित्र माना जाता है। इसलिए अपेक्षा की जाती है कि जिसका मंदिर और मस्जिद के अंदर बैठे हुए, मंदिर या मस्जिद के अंदर बैठे हुए पुजारी या मौलवी, ये माना जाए दोनों को पवित्र होना चाहिए, क्योंकि मंदिर मस्जिद दोनों पवित्र है। आप मानते भी हैं कि दोनों पवित्र है, इसलिए उनके हर एक विचार को हम विश्वास के थ्रू मान लेते हैं। हम कभी भी पुरोहित या मौलवी की उपेक्षा नहीं करते। क्यों? कि जिस जगह बैठे वो पवित्र है। जैसे कहा लोकसभा राज्यसभा दोनों को शक्ति संविधान से मिलती है। हम सब ने अपनी आत्मा अर्पित कर दी संविधान को, तो संविधान पवित्र बन गया। यदि संविधान पवित्र है तो संविधान से जिन जिन को शक्ति मिलेगी वो सब के सब पवित्र होंगे, क्योंकि सभी पवित्र हैं। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा निर्मित कानून भी उतना ही पवित्र होगा, क्योंकि वो पवित्र होगा। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा द्वारा निर्मित कानून का लोग अनुपालन करते हैं। इस प्रकार देखा जाए कि प्रेमल में जितने शब्द हैं, उन शब्दों का प्रयोग जिस रूप में हुआ और उनका जो सीक्वेंस है, क्या कमाल का सीक्वेंस है, और शब्दों को किस तरह चुना गया, यही हमारा प्रस्तावना। अब हम बात करेंगे कि प्रस्तावना में किस तरह प्रश्न पूछे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन रहा है प्रस्तावना के बारे में, प्रस्तावना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्या हम प्रस्तावना को इग्नोर कर सकते हैं। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ाया प्रस्तावना पर, मेरा बस उद्देश्य यही था कि मैं शब्द की मीनिंग बता दूं, आपको इंटरलिंक करना सिखा दूं कि करंट से कैसे आप इंटरलिंक करेंगे। ये है हमारी प्रस्तावना। थैंक यू। कल हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक पर, एक नए जोश के साथ और नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू।